वेलकम एवरीवन। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन वेरियस फैक्टर्स कि कौन कौन से वो फैक्टर्स है जिनमें अगर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे भी चेंज आएगा। मतलब बेसिकली आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेचिंग ऑफ वायर के क्वेश्चंस करेंगे। मतलब हमने लेंथ क्या कर दिया, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, एन टाइम्स कर दिया, या फिर लेंथ को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो ऐसे टाइम पे अब अगर लेंथ चेंज हो रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी फर्क पड़ेगा, और अगर ये दोनों चीजों पे फर्क पड़ रहा है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस टॉपिक पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चीज हम समझेंगे, और हम बेसिक में इसका फॉर्मूला समझने वाले। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो देखो, सबसे पहला चीज जो तुम्हें समझना है वो ये है कि कभी भी स्ट्रेचिंग ऑफ वायर के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें तुम्हें वॉल्यूम को हमेशा क्या करना है, कांस्टेंट लेके चलना है। तो क्या बताया मैंने कि स्ट्रेचिंग ऑफ वायर वाले क्वेश्चंस में जिसमें भी तुम्हें दिख रहा होगा कि वायर का लेंथ हमने डबल कर दिया, हाफ कर दिया, या तो कोई भी एन टाइम्स कर दिया, तो वैसे सारे क्वेश्चंस में हमें क्या लेके चलना है, हमें वॉल्यूम क्या लेके चलना है, कांस्टेंट लेके चलना है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ होता है, तो ये हमें क्या रखना है, कांस्टेंट। अब इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आज हम उसे डिस्कस करेंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से पढ़ाऊं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड। इफ लेंथ ऑफ वायर इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, कि अगर लेंथ ऑफ वायर में कोई चेंज आता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे इंक्रीज नहीं, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज चेंज्ड, क्योंकि जो लेंथ है वो कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है ना। तो अगर वायर के लेंथ में कोई फर्क पड़ता है, कोई चेंज आता है, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा हमें ये देखना है। सबसे पहले कॉमन फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, है ना, ये तो सभी को पता है। तो एक बात बताओ, क्या हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे L और L से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर अपॉन A इंटू L, है ना। फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पे रो नहीं ले रहे, ठीक है। तो अगर तुम इसमें ध्यान दो तो अभी मैंने क्या बोला था, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर के क्वेश्चंस में हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ही तो होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम। तो L स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, और ये तो हमें कांस्टेंट रखना है। तो अगर ये चीज कांस्टेंट है तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लेंथ का स्क्वायर। कि अगर लेंथ में कोई चेंज आता है, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। अब इसका कॉमन थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, अब अगर उन्हें एक लंबा रास्ता तय करना है, ठीक है, क्योंकि हमने वायर का लेंथ क्या है, बढ़ा दिया, तो अगर वायर का लेंथ बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ज्यादा दूर का डिस्टेंस पार करना पड़ेगा। तो अगर ज्यादा दूर का डिस्टेंस होगा तो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव आयन से ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, कोलिजन फेस करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। इसीलिए R डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन L का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हम फॉर्मूला बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, जिसमें कि हम जब लेंथ में वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी चेंज आ रहा है। तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड फैक्टर है वो क्या है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज चेंज्ड, अगर रेडियस में चेंज आए तो क्या रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। एक बात बताओ, रेडियस में चेंज आना मतलब क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज आना, ये कह सकते हैं ना। तो रेडियस में चेंज आना या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज आना एक ही बात है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर रेडियस या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज आता है तो हमें क्या देखना है, ठीक है। मैं दोनों ही फॉर्मूला बता दूंगी तुम लोग को।
एक बात बताओ, फिर से हम वही फॉर्मूला लिख देंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब क्या करो, जिसमें चेंज आए, जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज आया ना, तो एरिया से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, एरिया से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो लेंथ इंटू ए क्या, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, जो कि हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मैं रिलेशन बोल सकती हूँ कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, है ना। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्यों? क्योंकि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, अब मान लो कोई एक तार है, वो इतना पतला है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो 100 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बहुत दबे दबे चल रहे होंगे, और ऑपोजिट से पॉजिटिव आयंस आ रहे होंगे, तो कोलिजन होगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन अगर इसी वायर का हमने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया, तो अब वही 100 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस पे मूव करेंगे, तो डिस्टेंस पे मूव करेंगे, थोड़ी उनमें क्या हो जाएगा, आपस में दूरी आ जाएगी। तो अगर आपस में दूरी आएगी तो मे भी सामने वाले पॉजिटिव आयन से कोलिजन है वो भी ऑफर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या बना लेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो क्या हो जाएगा A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रिलेट करने वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं एरिया का, रख लो, R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर। पाई से पाई कट गया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज, ऑलरेडी फॉर्मूले में क्या होता है एरिया के, पाई R स्क्वायर, और हमें स्क्वायर का भी स्क्वायर करना है, ये चीज है। तो पाई से पाई तो कट गया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, R2 की पावर 4 अपॉन R1 की पावर 4। ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस और रेडियस को रिलेट करने वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो तुम लोग को याद रखने हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब हमें क्या कर रखा है, ये तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस इफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर वाज R। एक मान लो ये कोई वायर है, इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या था, R। अब इसको हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। देखो, ये स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चंस है। दैट मींस यहाँ पे तुम लोग को क्या लेके चलना है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। सबसे पहला चीज तो यही लिख लेना, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब देखो क्या चीज गिवन है, इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। मान लो इसका इनिशियल लेंथ क्या हो जाएगा, जो पहले लेंथ था, अगर इसका इनिशियल लेंथ क्या है, L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A होगा, और रेजिस्टिविटी तो रो ही होगी, है ना। तो फाइनल लेंथ मतलब आफ्टर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग के बाद लेंथ क्या हो गया, मान लो L डैश हो गया होगा, एरिया क्या हो गया, A डैश हो गया होगा, रेजिस्टिविटी तो रो ही रहेगी। जब तक मटेरियल नहीं बदलता तब तक क्या होगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो बोला क्या है, इनिशियल लेंथ तो L ही रहेगा, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा, लेकिन बोला क्या है कि वायर को डबल इट्स लेंथ स्ट्रेच कर दिया, तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो फाइनल लेंथ क्या हो गया, 2L। अब एक बात बताओ, जब इसे तुम ऐसे, अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो वो जो मैं अभी तरीका बता रही हूँ वैसे कर ले, और इसे डायरेक्ट भी ऐसे समझ सकते हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रहेगा, लेंथ को जब तुमने डबल कर दिया, तो देखो लेंथ को तुमने क्या कर दिया, एरिया इंटू लेंथ ही तो वॉल्यूम होता है। अब ये चीज क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मतलब इसको चेंज नहीं होना है। तो अगर लेंथ डबल हो रहा है तो एरिया को क्या होना पड़ेगा, हाफ होना पड़ेगा, तभी तो ये चीज कांस्टेंट रहेगी। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और अगर किसी को ऐसे नहीं समझ आता, दिक्कत आती है, तो मैं यहाँ पे तरीका बता रही हूँ, वैसे भी कर लेना, ठीक है। तो क्या होगा, A डैश हम क्या लिखेंगे, ये हमें समझना है। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम, पहले का वॉल्यूम क्या था, पहले वॉल्यूम होगा A इंटू एल, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, A डैश इंटू एल डैश, है ना, यही तो होगा। अब एक बात बताओ, हमें A डैश पता करना है, तो A डैश पता करना है तो क्या करो, A L डिवाइडेड बाई L डैश कर दो इज इक्वल टू A डैश। अब A हमें क्या है पता है, ए हमें नहीं पता, मतलब ए तो हम ए ही रखेंगे, एल को भी एल एज इट इज रख दो, एल डैश हमें पता है क्या है, 2L। तो
2l रख दिया, l से l कट गया, क्या हो जाएगा a/2। तो a डैश हमारा क्या हो गया a/2 है ना, a डैश हमारा क्या हो गया a/2, याद रखना। तो a डैश क्या हो गया a/2। ठीक, अब देखो इसका रेजिस्टेंस क्या था, R इज इक्वल टू रो L/A, यही तो बनेगा इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस फॉर R वाज R। ठीक, अब हमें R डैश फाइंड आउट करना है, तो R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाई A डैश लिखोगे। अब हम रो तो वही लेके चलेंगे क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है। अब देखो L डैश क्या रखोगे 2L, तो रो इंटू 2L अपॉन A डैश क्या रखोगे a/2। तो a/2 जब रखोगे तो 2 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा रो इंटू L/A और 4 इधर लिख लो। तो रो L/A तुम्हें क्या दिख रहा है, R दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे R रख दिया, तो क्या हो जाएगा 4R। मतलब क्या है कि अगर वायर का डबल लेंथ करते हो तो फिर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस। समझ आया। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे करके बता दिया। अब जो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से बताऊंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जिससे भी करना चाहो तुम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे जरा हटा देती हूँ। अब अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुम ध्यान दो, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्या है, स्ट्रेच्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्या लिखा है, वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस, मतलब इसका इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था 10 ओम, स्ट्रेच टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब ये अगर इसका इनिशियल लेंथ है तो इसका 3 गुना इसको क्या कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया है। तो व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टिविटी। अभी मैंने बताया जब तक मटेरियल नहीं बदलेगा रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी में तो क्या वो लिखोगे नो चेंज, जो पहले वैल्यू है वही वैल्यू बाद में भी रहेगी। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहले, तो स्ट्रेचिंग का क्वेश्चन है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, R1/R2 इज इक्वल्स टू क्या लिखते हो L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। तो अब हम क्या करेंगे बताओ, मान लो हमारा R1 क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हो गया इसका इनिशियल रेजिस्टेंस जो पहले था स्ट्रेचिंग के पहले। R2 हमारा क्या हो गया फाइनल रेजिस्टेंस। ठीक है, स्ट्रेचिंग के बाद का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, एक बात बताओ। अब हमारा क्या है, अब ऐसे ही रिलेट कर सकते हो, अगर ये R1 इनिशियल रेजिस्टेंस है तो L1 क्या था ओरिजिनल लेंथ होगा ना, बिफोर स्ट्रेचिंग का लेंथ है ये, और ये आफ्टर स्ट्रेचिंग का लेंथ है। ठीक है, मैंने सब कुछ लिख दिया ताकि तुम लोग को क्लियर रहे। अब देखो क्या करोगे, इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी 10 ओम, तो 10 ओम ये लिख लो अपॉन R2 तो हमें नहीं पता, मैं R डैश मान सकती हूँ, ज्यादा अच्छा लगता है मुझे इसलिए मैं R डैश मान रही हूँ। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, बिफोर स्ट्रेचिंग का लेंथ क्या था L1 को मैं L मान सकती हूँ, तो L का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्या बोला है यहाँ पे व्हाट विल बी द, अब आफ्टर स्ट्रेचिंग लेंथ क्या कर दिया हमने थ्राइस ना, तो ये क्या हो जाएगा 3L का स्क्वायर, ये हो गया। बोलो अब हम क्या करेंगे, L स्क्वायर को L स्क्वायर से काट देंगे, कट गया। अब क्या बच गया यहाँ पे 3 का भी तो स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा 1/9, और ये क्या होगा 10/R डैश, तो हमें तो R डैश ही निकालना है ना, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 90 ओम, ये आ गया हमारा R डैश। तो ये वाला क्वेश्चन हमने किससे किया है, फॉर्मूले से। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन में देखोगे ना तो ये परसेंट का क्वेश्चन है, इसमें और इन क्वेश्चंस में तुम थोड़ा ध्यान दो, ये यहाँ पे 1% का इंक्रीमेंट क्वेश्चन में दिया है, और यहाँ पे नॉर्मल ऐसे बोल दिया जाता है कि पहले रेजिस्टेंस R है, फिर उसको क्या कर दिया, उसको डबल स्ट्रेच कर दिया, ट्रिपल स्ट्रेच कर दिया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे परसेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे परसेंट का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है ना तो तुम्हें क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा R/R परसेंट इज इक्वल्स टू क्या लिख दो 2 डेल्टा L/L परसेंट, ये कर दो। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला तभी अप्लाई करना जब कितना होगा परसेंट 5% तक हो, मतलब अगर 1%, 2%, 3%, 4%, 5% तक अगर हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, उससे ऊपर होता है तो जो मैं अभी फॉर्मूला बताऊंगी वो तुम लोग उस तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 1% का इंक्रीमेंट है, क्या बोला है द वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1%। हमने वायर को इस तरीके से स्ट्रेच किया है ताकि उसका लेंथ 1%, इनिशियल लेंथ का, अगर इनिशियल लेंथ 100 है
तो 101 हो जाए अगली बार के लिए, ठीक है। तो 1% उसमें इंक्रीमेंट आ जाए, तो फाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंस। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या करो ना, सीधा सीधा फॉर्मूले में डेल्टा एल बाई एल परसेंट की जगह क्या रख दो, 1 रख दो। तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2%। तो ये हो गया इस वाले क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाना जब तक 5% तक का चेंज आए। अगर परसेंट 10%, 20% दे रखा है तो हम न्यू लेंथ को फाइंड कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगी। तो अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या बोल रखा है, लेंथ ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर इज इंक्रीज बाय 10%। मतलब हमने एक वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या कर दिया, 10% इंक्रीज करवा दिया है। तो मैंने बताया ना पिछले क्वेश्चन में 1% था, 2% है, 3% है, 4% है। तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एल बाई आर परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल परसेंटेज, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अब क्योंकि यहाँ पे 10% या 20% ऐसे कोई इंक्रीमेंट दिखते हैं, तो तुम्हें कैसे करना है ये क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो यहाँ पे मान लो ओरिजिनल लेंथ इसका क्या था, एल। मान लो ओरिजिनल लेंथ, वही गिवन चीज है, ओरिजिनल लेंथ को एल मान लो, एरिया को ए मान लो, नए लेंथ को एल डैश मान लो, नए एरिया को ए डैश मान लो, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यू लेंथ क्या हो गया, इंक्रीमेंट के बाद का लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये मान लो एल डैश है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा मेन फोकस है। जब इंक्रीमेंट 10%, 20%, 15% ऐसा दिया हो तो क्या किया जाता है, एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस एल इंटू जो परसेंट, कितना परसेंट पड़ा है, 10% ना, तो 10/100 लिखो। ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। क्या, अगर तुम्हें ये न्यू लेंथ एल डैश निकालना है तो जो भी ओरिजिनल लेंथ प्लस एल इंटू, अगर 20% का होता है तो 20/100 कर लेते, समझ आया। तो ये इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एल प्लस 0.1 एल आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1.1 एल, ये आ गया, ठीक है। अब देखो क्या है, ये इसका न्यू लेंथ आ गया। अब हम क्या करेंगे, न्यू लेंथ आ गया तो न्यू रेजिस्टेंस भी तो निकालना है। न्यू रेजिस्टेंस के लिए रो डैश इज इक्वल टू आर एल डैश बाई ए डैश लिखेंगे हम, ठीक है। अब हमें एल डैश पता है लेकिन हमें ए डैश नहीं पता। लेकिन क्वेश्चन कैसे, स्ट्रेचिंग के क्वेश्चन है तो हम वॉल्यूम कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो क्या होगा, ए एल इज इक्वल टू ए डैश एल डैश, है ना। तो ए इंटू एल एज इट इज लिख दो और एल डैश को नीचे लिख दो इज इक्वल टू ए डैश। क्या हो जाएगा, ए इंटू एल अपॉन एल डैश, क्या था, एल डैश हमारा क्या था, 1.1 एल ना। तो ये हो जाएगा 1.1 एल इज इक्वल टू ए डैश। एल से एल कट गया, दैट इज ए डैश इज ए अपॉन 1.1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, रो इंटू एल डैश क्या था, 1.1 एल अपॉन ए डैश क्या है, ए अपॉन 1.1, है ना। अब एक बात होती है, ये 1.1 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1.1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। अब एक बात बताओ, स्ट्रेचिंग के पहले का रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यही तो होगा। तो अगर तुम ध्यान दो तो रो एल बाई ए ऐसा ही दिख रहा है कुछ, तो इसकी जगह हम आर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आर लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1.21 आर। ये आया हमारा आर डैश का वैल्यू, हमारा आर डैश का वैल्यू आया है 1.1 आर, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे परसेंटेज में रेजिस्टेंस का इंक्रीमेंट बताना है ना। तो इसके बाद क्या करो, फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा आर बाई आर परसेंट। इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, देखो आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, ये होता है ये फॉर्मूले का मतलब कितना चेंज हुआ है रेजिस्टेंस में अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या हुआ है, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश हमने क्या निकाला था, 1.21 आर माइनस आर अपॉन आर। तो 1.1 आर में से, मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा है इसे मैं 1 मान सकती हूँ, 1.21 आर में से 1 आर कट गया तो क्या बच गया, 0.21 आर ही तो बचा। तो 0.21 आर अपॉन आर इंटू 100, है ना। तो अब एक बात बताओ, आर से आर कट गया, ये मल्टीप्लाई होगा, तो इंक्रीमेंट कितना आया, 21% का, ठीक है। तो इस तरीके से अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट 10%, 15%, 20%, मतलब 5% से ऊपर है तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर दो। 5% से नीचे है तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो जो मैंने बताया है। अब यहाँ पे होता है वीडियो खत्म। आई होप वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड बाय।